वहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं बेबस असहाय भागी हुई लड़कियाँ, उनके साथ, उन बच्चियों के साथ में, उन महिलाओं के साथ में जबरन शोषण करते हैं, शरीर व्यापार करवाया जाता है। मैं अलविदा लाल सलाम लिख रही थी जब ये पब्लिश हो गया। अगली पुस्तक का क्या विषय रहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत टचिंग पॉइंट्स हैं। सामाजिक कार्य तो मैं हमेशा से करती रही हूँ, जब भी मौका मिला है। कोयले का खदान था और जो लोग थे भरे काले काले काले, उनके बचपन को बर्बाद किया जा रहा है। नमस्कार, इंटरव्यू विद दिलबीर सिंह में मैं दिलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच एक रांची की प्रसिद्ध ऑथर बोल सकते हैं या सोशल वर्कर बोल सकते हैं, रेणुका तिवारी जी। मैम नमस्कार। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेणुका जी, आप पहले ये बताइए कि हम आपको ऑथर के रूप में जाने कि सोशल वर्कर के रूप में जाने, रेणुका तिवारी है क्या है, कौन? बहुत अच्छा सवाल किया दिलबीर जी। मूलतः मैं एक लेखक और पत्रकार हूँ। इसके साथ साथ मुझे समाज सेवा करना भी अच्छा लगता है। तो आप कह सकते हैं एक लेखक, पत्रकार और समाज सेविका। इनकी 2 किताबें आई है, अलविदा लाल सलाम और दोज़ख की हूरें। तो मैम, आपकी ये दोनों किताबों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मुझे लिखने का और पढ़ने का शौक रहा है, और ये शौक हमेशा बरकरार रहा है, कभी अखबारों के माध्यम से तो कभी पत्रिकाओं में छपे लेखों के माध्यम से। और ये जो किताब है अलविदा लाल सलाम आप देख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि अगर हम कहें तो मैं सोशल सेक्टर में काम करती रही हूँ और इस नाते पूरे झारखंड में मेरा भ्रमण होते रहा है, और मैंने यहाँ के गाँव का बहुत अधिक दौरा किया है काम के ही सिलसिले में। और मेरी एक आदत है काम के सिलसिले में भी लोगों से मिलना जुलना, उनकी संस्कृति, समाज, आदतों को समझना अच्छा लगता है। क्या बात है। और कई संस्थाओं में कार्य करने के दौरान मुझे झारखंड के आदिवासी इलाकों में घूमने का मौका मिला। होता ये था कि काम तो मेरा दिन भर चलता ही था, और उस सिलसिले में गांव में जो लोग रहते हैं उनसे मेरा बहुत ज्यादा संवाद होता, और मैंने वहाँ की स्थितियों को बहुत गहराई से देखा है। आपने काफी बारीकी से उनको स्टडी जी किया। बिल्कुल, जो मुझे पहले नहीं पता थी। ओके। उनके पास जाकर, उनके घरों में बैठकर, उनसे बातें करके बहुत सारी जानकारी और अनुभव मुझको हुए। जब हम ये उपन्यास लिख रहे थे तो इसका पृष्ठभूमि एक आप कह सकते हैं कोयले का खदान था। वहां पर भी अपने काम के सिलसिले में ही मेरा जाना हुआ था। तो वहां पर जब हम गए थे तो वहां पर कोयले का खदान था, और जो लोग थे पूरे कोयले से भरे, काले काले काले। मुझे अजीब लगा। मैंने कुछ बच्चों को देखा उसी कालिख में लिपटे और पुते हुए, वो लोग वहीं पर खाना भी खा रहे थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। जब मैंने और थोड़ा सा शोध किया, उनके बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि ये वही लोग हैं जिनकी जमीनों पर ये खदान निकला है। और आज विडंबना देखिए कि जिनकी जमीनें थी वो सड़कों पर थे, मजदूर बन गए थे, और उनकी ये हालत थी। उन्हीं में से कई एक आध दो लोग जंगल पार्टी में शामिल हुए थे, वहीं पर उनकी कहानी पता चली थी मुझे। अच्छा। और वही इस उपन्यास का मूल कथ्य है। ओके। इसका भी जो नायक करमजोत मुर्मू है, वो अपने गांव को कोयले की खदान में बदलते हुए देखना नहीं चाहता है, और इसलिए वो इसके खिलाफ खड़ा होता है। जो भी है, स्थितियां, परिस्थितियां, लोग, संसाधन, संस्था, सबके खिलाफ खड़ा होता है। जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो फिर वो एक अलग विचारधारा की ओर मुड़ जाता है, मजबूरी में कि शायद वहां पर जाकर उसको न्याय मिलेगा। पर जब वहां जाता है, उस विचारधारा में शामिल होता है, वहां के काम में शामिल होता है, तो वहां पर हिंसा का तांडव देखकर उसका जो भोला मन था वहां पर भी विद्रोह कर बैठता है। वो देखता है कि इस विचारधारा के नाम पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जबरन इसमें लाया जा रहा है, उनके बचपन को बर्बाद किया जा रहा है, और साथ ही जो युवा हैं जो किसी ना किसी मजबूरी में फंस गए हैं, उनकी जवानी को, उनकी क्षमता को, उनकी ऊर्जा को बर्बाद किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ में वो विद्रोह करता है, और उसको लगता है कि लोकतंत्र ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ चलकर सब लोगों को न्याय मिल सकता है, जहाँ सबकी जवानी और बचपन भी सुरक्षित रह सकते हैं। यही इस उपन्यास का मूल। और दूसरा जो उपन्यास है दोज़ख की हूरें, ये भी अत्याचार और शोषण पर है, महिला अत्याचार और शोषण पर। उसमें एक महिला आश्रय गृह होता है जो सरकारी संस्था है, लेकिन वहाँ जो संस्था उसको गोद लेती है उसके संचालक बहुत ही अमानवीय होते हैं, और वहाँ पर जो लड़कियाँ आती हैं बेबस, असहाय, भागी हुई लड़कियाँ, उनको रखा जाता है। लेकिन उनके संचालक जो एक पुरुष और महिला होते हैं
उनके साथ, उन बच्चियों के साथ में, उन महिलाओं के साथ में जबरन शोषण करते हैं, उनसे शरीर व्यापार करवाया जाता है। और उसी के खिलाफ में एक लड़की नाजिया है, उठ खड़ी होती है और उसका साथ देती है एक बहादुर पत्रकार अपराजिता। उन सब के मिले जुले प्रयास से इस महिला आश्रय गृह का सच सामने आता है। और सच सामने आता है, उसके बाद होता यह है कि अधिकतर पत्रकार सच्चाई को सामने लाते हैं लेकिन उसका फॉलो अप नहीं करते हैं, जो कि ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अपराजिता और उसके जो मित्र रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी बच्चियां और महिलाएं जो महिला आश्रय गृह के बाहर लाई जाती हैं उनके शोषण से बचाकर, उनके लिए वो एक संस्था का निर्माण करती हैं जिसको वही बच्चियां चलाती हैं, वही महिलाएं चलाती हैं और अपने लिए आगे का रास्ता तय करती हैं। आपको क्या इस पे भी आपने कई प्रैक्टिकल नॉलेज ली थी या कुछ आपने कुछ इस पे भी स्टडी किया था? जी, मैंने स्टडी बहुत किया और इसकी पृष्ठभूमि में बिहार के मुजफ्फरनगर में एक महिला आश्रय गृह है, वहां पर यह सारा कुछ शुरू हुआ था। ओके। और उसका पहली बार खुलासा एक संस्था के किसी शोधार्थी ने किया था कि उस संस्था में, उस आश्रय गृह में महिलाओं के साथ ज्यादती, बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। और एक आध मेरे मित्र हैं जो संस्थाओं में काम करते हैं, उनसे भी मुझे फीडबैक मिला था। ओके। जी, और मैं इस तरह के मामलों में महिला अत्याचार शोषण के प्रति खुद भी सजग रहती हूँ। मैंने करीब से देखा है महिला अत्याचार और शोषण को, तो इसलिए विषय मुझे लगा कि ये सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार के संरक्षण में अगर किसी संस्था में लोग गलत कर रहे हैं तो उसको सामने आना चाहिए, जिससे सरकार भी सजग हो जाए और लोग भी सजग हो जाए। रेणुका जी, जैसे आपकी 2 पुस्तकें आगे मार्केट में सब जगह अवेलेबल है जी। आपने अब यहाँ के बाद आप स्टॉप है कि आगे भी और भी पुस्तकों की लाइन है? अगर है तो अगली पुस्तक का क्या विषय रहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत टचिंग पॉइंट्स हैं। मैं दिलवीर जी, मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ और ये भी कहीं ना कहीं समस्याओं को उजागर करने वाला है। और बहुत सारे एक जो प्रोजेक्ट हैं वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उस पर काम चल रहा है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं। लेकिन इस साल एक उपन्यास तो जरूर आना चाहिए मेरा। ओके। और पृष्ठभूमि तो वही है, झारखंड मेरे रगों में बसा हुआ है और यहाँ के पहाड़, जंगल, हरियाली, लोग, उनकी समस्याएं मतलब मेरे दिल में बसी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ भी इनके लिए कर सके तो ये मेरा समाज के प्रति एक योगदान होगा। आपकी जो ये ऑथर फील्ड है, आपके लिए क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इसमें? देखिए, जब मैं अलविदा लाल सलाम लिख रही थी, जब ये पब्लिश हो गया तो मेरे काफी सारे मित्र, उन्होंने समझा कि मैं किसी खास विचारधारा का समर्थन कर रही हूँ, और उसके बाद वो सारे लोग अलग थलग हो गए। उन्हें लगता है कि अचानक से कोई आता है और इस तरह के विषय को लिखता है जो उनकी सोच के खिलाफ है, तो उन्होंने एक तरह से मुझे अलग थलग जैसा कर दिया। ओके। जी, जबकि एक और विचारधारा के लोग समझते हैं कि ये उनके परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, उन्होंने कई बार मुझे अपने साथ लेने का प्रयास भी किया। ओके जी, मैम, हर एक का कोई ना कोई आइडल होता है, तो आपने इस फील्ड में आके, ऑथर की फील्ड में आके एंड इतने सेंसिटिव मुद्दों पे आपने किताबें जो लिखी है, तो उस आपका आइडल कौन है? इसके बारे में कहना चाहेंगे कि मैंने साहित्य के हर विधा का अध्ययन किया है और हर लेखक को कमोवेश मैंने पढ़ा है जी। तो अगर मैं कहूँ कि ये लेखक पसंद है तो दूसरे के साथ अन्याय हो सकता है, तो मुझे सारे लेखक पसंद हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, पहले भी जिन्होंने लिखा है और अभी भी जो लिख रहे हैं, वो सारे लोग मेरे पसंद के हैं। आपके अनुसार एक लेखक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण तो ये है कि उन्हें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उनको संवेदनशील होना चाहिए, और जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है या पूरे विश्व में जो चल रहा है, उन समस्याओं के प्रति, लोगों के प्रति, संस्थाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, तभी उनका लेखन व्यापक हो सकता है। किसी खास विचारधारा में जब आप लिखते हैं तो आपका वो लेखन जो है सीमित हो जाता है। एक लेखक को मेरे विचार से हमेशा संवेदनशील और लेखन की व्यापकता होनी चाहिए। जैसे आपने भी बहुत सारी किताबें आप रेगुलर पढ़ते होंगे, आप लेखक भी है, तो आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? यही बात है, मुझे सारी किताबें, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे पसंद आती हैं, और नापसंद आने वाली किताबें लगता है आज तक मैंने पढ़ी नहीं है। तो इसीलिए सारी किताबें मुझे पसंद आती हैं। साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और नया तकनीक, उस पर पढ़ना मुझे बेहद पसंद है, जहाँ से भी जानकारी मिले। जैसे कि आपने सोशल वर्क भी
बहुत सारा किया है। जी, जी, जी। आप अन्ना आंदोलन में भी आपने जी, जी, जी। मैंने सुना था कि आप गए थे। तो उसके बारे में बताइए कि वो जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई? सामाजिक कार्य तो मैं हमेशा से करती रही हूँ जब भी मौका मिला है, पर इधर मैंने उस नजरिए से समाज को देखा है, बहुत करीब से देखा है, जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी भी सारे प्रयास नाकाफी हैं लोगों की समस्याओं के समाधान में। अन्ना आंदोलन से विचार के स्तर पर मैं जुड़ी थी। ओके। उस आंदोलन में मैंने भाग नहीं लिया था और उनके विचार मुझे बहुत व्यवहारिक, आधुनिक और समाज को बदलने वाले लगे थे। पर जब ये एक राजनीतिक पार्टी में बदल गई तो मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। अब मैं जो सामाजिक कार्य करती हूँ अपने शहर में ही करती हूँ। कोशिश ये होता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर मेरे पास हो, जो मेरी क्षमता में हो, जिसको मैं दूर कर सकती हूँ, तो मैं अपने स्तर से भी कोशिश करती हूँ और संस्था के स्तर से भी। रांची सिटीजन फोरम के बैनर तले ये सारे कार्य मेरे चल। तो जैसे अभी आप रांची सिटीजन फोरम में हैं, जी तो उसमें भी आप लोग ने विभिन्न वार्डों में काम कर रहे हैं आप लोग। जी जी। तो उसके में भी कुछ अपने काम कार्य के बारे में आप बता सकते हैं? रांची सिटीजन फोरम के बैनर तले जब हम लोगों ने काम शुरू किया विभिन्न निगम के विभिन्न वार्डों में, तो उनकी समस्याओं को हम लोगों ने जाना और मुख्यतः क्या समस्याएं होती है, जो नागरिक समस्याएं हैं, किसी वार्ड में नाली है, सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, इस तरह की चीजें होती है। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि लोग अपने अधिकारों को जाने कि निगम अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो उनको कैसे ये सारी सुविधाएं हासिल हो सकती हैं। तो इसके लिए उनको सारे उपाय बताए गए, कानूनी हो या फिर तकनीक के सहारे हो या फिर प्रत्यक्ष तौर पर है। तो अब मुझे लगता है कि सारे वार्ड में इतना अधिक इसका चर्चा, संवाद और चर्चा हो गया है कि सारे नागरिक जो है वो अपने वार्ड की समस्याओं को दूर करने में खुद भी पहल करने लगे हैं, यानी कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। ओके, मतलब आपने उन्हें काफी ज्यादा एम्पावर किया कर चुके हैं उसके बारे में। जी दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से सुना कि किस तरीके से मैम ऑथर के रूप में भी एक सक्सेसफुल है एंड एज अ सोशल वर्कर के रूप में भी सक्सेसफुल है। तो आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, स्पेशली लेडीज को, जैसे आपने एक ऊंचाई एक हासिल की है ऑथर फील्ड में भी एंड सोशल वर्क में भी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं चाहे जिस स्थिति में भी रहें, उनको अपना आत्मसम्मान और आत्मबल बना के रखें। यही दो चीज है जो महिलाओं को हर स्थिति में आगे बढ़ा सकती है। मेरे उपन्यास का भी यही संदेश है कि महिलाएं जहां भी हो वो ताकत अपनी दिखाएं, एकजुटता दिखाएं और सम्मान के साथ कभी समझौता ना करें। तो ये पूरे महिला समाज के लिए उपलब्धियों वाली बात होगी। और लास्ट में रेणुका जी की दोनों किताबें उपलब्ध है ऑनलाइन अमेज़न में, तो आप सब ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं तो इसे जरूर पढ़ूंगा। अलविदा लाल सलाम बुक का नाम है और दोजक की हूरें, तो ये दोनों अमेज़न में उपलब्ध है। मैं तो जरूर ये किताबें पढ़ूंगा एंड आप मुझे पढ़ के जरूर बताइएगा कैसी लगी। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जी धन्यवाद, नमस्कार।